तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कोलकाता के एक रेंटल फ्लैट के आसपास घूमती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि घर में सबसे खतरनाक चीज कोई भूत प्रेत हो सकती है, पर इस केस को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कभी-कभी सबसे खौफनाक चीज वो लीगल पेपर वर्क हो सकता है जिसे हम बिना ठीक से पढ़े साइन कर देते हैं। तो चलिए फ्लैट 304 की इस अजीब सी मिस्ट्री को मिलकर समझते हैं। अब जरा इस अजीब नियम पर गौर करते हैं। टेनेंट 30 दिन के बाद फ्लैट छोड़ नहीं सकता। ये एक ऐसी छोटी सी लाइन थी जो लीज अग्रीमेंट के बिल्कुल आखिरी पेज पर छुपी हुई थी। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही वो टर्निंग पॉइंट है जिस पर यह पूरा डार्क इन्वेस्टिगेशन टिका है। सोचिए, अमन नाम का एक टेनेंट इस पेपर वर्क को बिना ज्यादा सोचे समझे साइन कर देता है। उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक आम सा लगने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक सुपरनैचुरल ट्रैप बनने वाला है। बस एक अनपढ़ी लाइन और पूरी किस्मत बदल गई। और पता है ये नाइटमेयर शुरू कहां से होता है? सिर्फ 6,000 रुपए से। कोलकाता जैसे मेट्रोपोलिस में प्राइम लोकेशन पर एक फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK, वो भी सिर्फ 6,000 में। आज की डेट में ये सीधे तौर पर इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही वो परफेक्ट बेट थी, एक आकर्षक चारा। अमन एक यंग प्रोफेशनल था जिसे ऑफिस के पास बस एक सस्ता और अच्छा घर चाहिए था। ये रेंट अमाउंट इतना अनबिलीवेबल था कि किसी भी छुपाए हुए रेड फ्लैग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। वैसे शुरू में ही कुछ ऐसी अजीब चीजें थी जिन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। जैसे फ्लैट के अंदर दीवार पर एक पुरानी घड़ी थी जो शाम के 7 बजे पर परमानेंटली रुकी हुई थी। जब ब्रोकर से इसके बारे में पूछा गया तो उसने बहुत ही ठंडे अंदाज में कहा, इस फ्लैट में वक्त थोड़ा अलग चलता है। ऊपर से ब्रोकर की ये अजीब जिद थी कि एग्रीमेंट आज ही बल्कि सेम डे साइन करना होगा। एक रुकी हुई घड़ी और एक जल्दबाज ब्रोकर, ये सब क्लियर वार्निंग साइंस थे जिन्हें सस्ते रेंट की खुशी में भुला दिया गया। खैर, अब इस कहानी के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं, क्लॉज 13। ये फ्लैट के मालिक मिस्टर सेन के रेंटल एग्रीमेंट के आखिरी पेज पर छिपा एक नियम था। जब अमन ने पेपर पर साइन किया तो उसने बस जल्दी जल्दी पेजेस पलटे, नॉर्मल सी लीगल लैंग्वेज देखी और बिना ध्यान से पढ़े सिग्नेचर कर दिए। उस एक सिग्नेचर के साथ ही एक लाल रंग का खौफनाक स्टैंप एक्टिव हो गया जिस पर लिखा था परमानेंट। एक छोटी सी जल्दबाजी और अनजाने में इस बाइंडिंग क्लॉज को जगह मिल गई जिससे टेनेंट की किस्मत उस प्रॉपर्टी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। शुरुआती 1 महीने का घटनाक्रम देखा जाए तो पता चलता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी कितने मेथोडिकल तरीके से बढ़ती है। डे 1 से डे 10 तक सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 11वें दिन से अजीब चीजें शुरू हुईं। किचन का ग्लास हर सुबह सिंक में पड़ा मिलना, बाथरूम के शीशे पर भाप से राकेश नाम का उभरना। 12वें दिन तो बेडरूम की दीवार से टैपिंग की आवाजें आने लगी जो कह रही थी मत पूछ। और फिर लैंडलॉर्ड का ये एक्सपेक्ट करना कि 20वें दिन के बाद तो सिवियर डिस्टर्बेंसेस आएंगे ही। ये साफ दिखाता है कि ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड हंटिंग प्रोसेस था। ऊपर से सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात थी उस फ्लैट का पूरी तरह से आइसोलेटेड होना। जब अमन घबराकर वॉचमैन से बात करता है तो वॉचमैन कंफर्म करता है कि बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर फ्लैट 304 नाम का कोई फ्लैट है ही नहीं। रजिस्टर में 303 के बाद सीधा एक ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ था। यहां तक कि जब अमन डोर की फोटो खींचता है तो फोन के कैमरा में कोई दरवाजा नजर ही नहीं आता, सिर्फ एक खाली दीवार दिखती है। मतलब ये अपार्टमेंट किसी ऐसे सुपरनैचुरल ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद था जिसका बाहरी दुनिया में कोई वजूद या ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। इस फ्लैट की पास्ट हिस्ट्री आखिर कितनी भयानक है, इसका सबूत तब मिलता है जब कबर्ड के पीछे कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ये फॉरेंसिक एविडेंस की तरह थे। राकेश 2011 में, नेहा 2014 में, इमरान 2018 में और प्रिया 2021 में। और पता है सबसे हॉरिफाइंग क्या था? इन सब का अंजाम बिल्कुल एक जैसा था। सबके सब ठीक 30 दिन बाद मिसिंग हो गए थे। उन सारे एग्रीमेंट्स पर वही क्लॉज 13 और परमानेंट का लाल स्टैंप लगा था। ये साबित करता है कि ये प्रॉपर्टी पिछले 1 दशक से एक स्ट्रिक्ट और साइक्लिकल हंटिंग शेड्यूल फॉलो कर रही थी, एक के बाद एक नया शिकार। अब इस घर का एक अजीब सा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने का तरीका था, एक डिसेप्टिव वॉइस प्रोटोकॉल। पहले ये खुद टेनेंट का नाम पुकारकर ध्यान खींचता, फिर किसी सबसे करीबी इंसान जैसे माँ की आवाज की एकदम परफेक्ट नकल उतारता, और आखिरी स्टेप में ये खुद टेनेंट की ही आवाज की नकल करके उसको जवाब देने पर मजबूर करता। इस पूरे प्रोटोकॉल का आखिरी मकसद क्या था? विक्टिम को छलकर उसकी वर्बल मौजूदगी दर्ज करवाना,
ताकि वो लीगली और स्पिरिचुअली उस घर का हिस्सा बन जाए। और देखिए, एक बार जब कोई वहां फंस जाए तो वहां से फिजिकल रूप से भाग कर निकलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इस घर का अपना एक स्पेशल लूप डिफेंस मैकेनिज्म था। अगर लिफ्ट की तरफ भागो तो शीशा क्रैक हो जाता और खुद का रिफ्लेक्शन एक इंडिपेंडेंट डरावनी मुस्कान के साथ घूरता। सीढ़ियों से कितना भी नीचे उतरने की कोशिश कर लो, घूम फिरकर वापस तीसरे फ्लोर पर ही आ जाते। आर्किटेक्चर खुद एक वेपन बन चुका था। ऊपर से फोन नेटवर्क्स गायब, सिर्फ एक नोटिफिकेशन बचता है स्क्रीन पर, अग्रीमेंट रिन्यूअल पेंडिंग। रियलिटी खुद विक्टिम को एक एंडलेस लूप में फंसा देती है। इस लूप में फंसे हुए जब कमरा लिटरली आसपास सड़ने लगता है, तब उस लीज पेपर पर एक पहले से इनविजिबल लाइन उभर कर आती है। अग्रीमेंट तब तक वैलिड रहेगा जब तक टेनेंट का नाम घर के अंदर लिखा ना जाए। ये वो मोमेंट था जिसने इस घर और उस एंटिटी के अल्टीमेट गोल को एक्सपोज कर दिया। उस आत्मा को सिर्फ प्रेजेंस नहीं, पूरा वजूद चाहिए था। वो उस इंसान की आइडेंटिटी कंज्यूम करके उसका नाम दीवार पर हमेशा के लिए लिखना चाहती थी। ऐसे इंटेंस सुपरनैचुरल बॉन्ड को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो बहुत लंबा प्रोसेस था। सबसे पहले नकली आवाज़ों का कोई जवाब नहीं देना, बिल्कुल शांत रहना। फिर फिजिकली उस लीज अग्रीमेंट को एक स्टील की प्लेट में रखना, उसमें आग लगाना। और सबसे क्रूशल स्टेप, उस जलते हुए पेपर को उठाकर सीधे दीवार के उस खाली हिस्से पर चिपकाना जहां एंटिटी नाम छापने की कोशिश कर रही थी। फिजिकल कांटेक्ट को एग्जैक्टली उस पॉइंट पर डिस्ट्रॉय करना जरूरी था जहां एंटिटी अपना ब्रांड लगाने वाली थी। पेपर वर्क का इस तरह से जलना और डिस्ट्रॉय होना आखिरकार उस स्पेशल लूप को पूरी तरह तोड़ देता है। जैसे ही धुआं छटता है, सामने वो फेसलेस लैंडलॉर्ड मिस्टर सेन खड़ा दिखता है, जिसका चेहरा अब दीवार के पेंट जैसा बिल्कुल सपाट और आंख विहीन था। और वो एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन कहता है, टेनेंट जा सकता है लेकिन ओनर यही रहेगा। ये एक बेहद चिलिंग कन्फर्मेशन था कि सर्वाइवर भले ही फिजिकल दुनिया में वापस लौट आए, लेकिन वो ओनर हमेशा वहीं रहेगा, अपने अगले शिकार के इंतजार में। लेकिन अपना ये विश्लेषण एक टेरिफाइंग एपिलॉग के बिना पूरा नहीं हो सकता। 2 हफ्ते बाद सर्वाइवर को एक अजीब ईमेल आती है, जिसमें वही पुरानी प्रॉपर्टी लिस्टिंग दोबारा से थी। बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन, वही सोफा, वही बेडरूम, लेकिन आखिरी फोटो अलग थी। उस फोटो में दीवार पर अमन का नाम लिखा था और उसके नीचे एक लाल स्टैंप लगा था जिसमें लिखा था रिटर्न पेंडिंग। तो पॉइंट ये निकल कर आता है कि भले कोई फिजिकल स्पेस से बच निकले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी आपका नाम नहीं भूलता। तो फ्लैट 304 के इस डीकंस्ट्रक्शन को रैप अप करते हुए ये केस दिमाग में एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई भी वाकई ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि उनके करंट रेंटल अग्रीमेंट के सबसे आखिरी पेज पर असल में क्या लिखा है? सोचने वाली बात है, राइट? अगली बार जब भी कोई ऐसी परफेक्ट और सस्ती डील मिले तो साइन करने से पहले हर एक क्लॉज को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रेंट नहीं, कुछ और